हे, इट्स यूमी और आप लोग देख रहे हैं यूमी एक्सप्लेन। फीमेल लीड ने अपने मन ही मन सोचा, हाँ, कम से कम तुमने मुझे बड़ा तो होने दिया ताकि मैं उस सैक्रिफाइस के लिए कैंडिडेट्स में से एक बन सकूं। पर बॉस, मैंने तो पहले ही बुक ऑफ प्रोफेसी पढ़ ली है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने असली बेबेयाना के साथ क्या सुलूक किया था। वो बेचारी प्रिंसेस जिसने अपनी जान तक गंवा दी, पर फिर भी उससे अपने परिवार का सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। जल्दी ही किंग फीमेल लीड को अपनी गोद में उठाए हुए लिलियन के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। किंग ने वहां खड़ी मेड को दरवाजा खोलने का आर्डर दिया, लेकिन वो मेड आनाकानी करते हुए बोली, योर मेजेस्टी, क्या आप वाकई उसे अंदर ले जाना चाहते हैं? प्रिंसेस लिलियन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना उनके कमरे में घुसे। किंग ने उस मेड को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, लिडबेल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी औकात मत भूलो। ये रॉयल पैलेस है और मैं यहाँ का एम्परर हूँ। मेरे लिए रूल सेट करने की कोशिश भी मत करना। मेड बुरी तरह डर गई और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। मैं तो बस अपनी मालकिन को लेकर थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही थी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि लिलियन तुम्हें पसंद करती है। किंग ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, लेकिन मेरे सब्र की भी एक लिमिट है, इसलिए अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मेड ने डर के मारे जल्दी जल्दी सिर हिलाकर हाँ कहा और उसके बाद किंग फीमेल लीड को गोद में लिए आगे बढ़ गया। फीमेल लीड ने पीछे मुड़कर उस मेड की तरफ देखा। लिडबेल, मैं इस नाम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसने मन में सोचा। उस बुक ऑफ प्रोफेसी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही वो औरत है जो उस फेक प्रिंसेस लिलियन की असली बायोलॉजिकल माँ है। बिना शादी किए ही इसने किसी अनजान आदमी के साथ मिलकर लिलियन को जन्म दिया था। लिलियन! किंग ने दरवाजे के बाहर से ही प्यार से आवाज लगाई। उन्हें देखते ही लिलियन एकदम खुशी से चहक उठी और बोली, फादर, आप आ गए, लिलियन ने कहा। और फिर उसने तुरंत पूछा, पर फादर, आप इसे भी अपने साथ क्यों ले आए? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम इससे मिलना चाहती हो? किंग ने जवाब दिया। लिलियन ने चिढ़कर अपने बिस्तर पर मुक्के मारते हुए कहा, हाँ, पर मैंने आपको इसे अपनी गोद में उठाकर लाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तो बस इसे यहाँ लाने को कहा था। इस पर किंग ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, लिलियन, बस करो, अब हर बात पर ये फालतू का ड्रामा करना बंद करो। इतना सुनते ही मैडम लिलियन ने बिस्तर पर लोटपोट होकर अपना टिपिकल रोना धोना शुरू कर दिया। फादर, क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? आप बहुत बुरे हैं। आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये सब देखकर फीमेल लीड ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, अब परेशानी हो रही है। ये सब तुम्हारी ही तो गलती है जो तुमने इस लिलियन को सिर पर चढ़ा रखा है और इतना बिगाड़ दिया है। किंग ने फीमेल लीड को नीचे उतारते हुए कहा, सॉरी, अगर मैंने तुम्हें नीचे नहीं उतारा तो लिलियन का ये रोना कभी बंद नहीं होगा। कोई बात नहीं, फीमेल लीड ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे अपने पैरों पर खुद चलना ज्यादा पसंद है। किंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि तुम्हारे फादर तुम्हें गोद में उठाएं? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, उसने एकदम सीधा सा जवाब दिया। उधर लिलियन का ओवर एक्टिंग वाला रोना अभी भी चालू था। ये देखकर सेकंड प्रिंस तुरंत भागकर उसके पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, लिली, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ अगर फादर तुमसे प्यार नहीं करते? तुम्हारा ये भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। फीमेल लीड ने तंग आकर अपने कान बंद कर लिए। उफ यार, कितना शोर मचाते हैं ये लोग। तुम बस इंतजार करो, एक ना एक दिन मैं तुम सबकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी, उसने मन में सोचा। उधर किंग ने भी वापस से लिलियन को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, अब से मैं लिली के अलावा और किसी को गोद में नहीं उठाऊंगा। प्लीज
मुझे इस बार माफ कर दो। तभी फर्स्ट प्रिंस ने एकदम इरिटेट होकर चिल्लाया, लिलियन, तुम्हारा बहुत हो गया। अब ये सुनकर फीमेल लीड एकदम शॉक रह गई कि फर्स्ट प्रिंस सच में उसके लिए स्टैंड ले रहा है। खैर जो भी हो, ये फेक प्रिंसेस सच में कुछ ज्यादा ही नौटंकीबाज है। हद है, उसे अपनी नाक पोंछने के लिए भी किसी और की मदद चाहिए। और इतना ही नहीं, उसने फीमेल लीड की नाक की तरफ उंगली उठाते हुए पूरे एटीट्यूड में कहा, कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए अब से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा, समझी तुम? ये सुनकर फीमेल लीड ने एक हल्की सी स्माइल के साथ ताना मारते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं? लिलियन ने जवाब दिया, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूं। फादर चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं, और मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। लिलियन, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? फीमेल लीड ने सीधा वार किया, ये मत भूलो कि अगर हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सच में एक असली प्रिंसेस बन गई हो। ये कड़वा सच सुनते ही लिलियन गुस्से से आग बिस्तबूला होकर सीधे अपने बिस्तर पर खड़ी हो गई। फीमेल लीड ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? क्या तुम्हारा प्लान पहले की तरह फिर से बेहोश होने का नाटक करने का है? लिलियन चिल्लाई, तुम किसे नाटक करने वाला कह रही हो? अगर तुमने एक लफ्ज भी और बकवास की ना तो। फीमेल लीड ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अब ये मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब तुम नीचे गिरी थी तो तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, इसलिए तुमने चुपके से जमीन पर अपना हाथ रख लिया था। इतना ही नहीं, तुमने अपनी एक आंख खोलकर छुप छुप कर आसपास भी देखा था। सिर्फ मुझे फंससाने के लिए तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया। क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? इतना कहकर फीमेल लीड ने पीछे मुड़कर वहां से जाना ही बेहतर समझा। पीछे से लिलियन चिल्लाती रही, मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा है, वापस आओ यहाँ। पर फीमेल लीड ने बिना मुड़े बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, सॉरी, पर मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के प्रिंसेस वाले गेम्स खेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक उसी वक्त उस फेक प्रिंसेस के बगस में खड़ी मैड फीमेल लीड को बहुत ही खतरनाक नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर फीमेल लीड ने मन ही मन सोचा, ये आंटी तो बहुत ही गुस्से में लग रही हैं, कहीं ये सच में मुझ पर हाथ तो नहीं उठाने वाली। तभी अचानक से फर्स्ट प्रिंस ने फीमेल लीड को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, है बिग स्टोन, तुम भी ना सच में एकदम कमाल है। फीमेल लीड ने पलटकर जवाब दिया, क्या है? क्या तुम भी मुझसे पंगे लेना चाहते हो? फर्स्ट प्रिंस ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, अरे मैं तुमसे पंगे कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हारी तारीफ करने का तरीका सच में काफी अजीब है, फीमेल लीड ने ताना मारते हुए कहा। फर्स्ट प्रिंस ने थोड़ा प्यार से कहा, मुझसे हमेशा ऐसे सड़ा हुआ मुंह मत बनाया करो। इस पूरे रॉयल पैलेस में मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है? इसके बाद फीमेल लीड ने अपनी मेड को गले लगाते हुए कहा, मेरी लिसाबेल है ना जो मेरी परवाह करती है, इसलिए तुम जैसे नार्सिसिस्ट प्रिंस को मुझ जैसे बदसूरत और सख्त पत्थर पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने उस नाजुक से सजे धजे पत्थर को देखो। फर्स्ट प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी लिलियन की इन हरकतों से काफी पक चुका हूं। फिर उसने फीमेल लीड को बाय कहते हुए कहा, चलो मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी वापस चली जाना मेरी बदसूरत, सख्त और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाली बहन। फीमेल लीड ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, कहीं का नार्सिसिस्ट प्रिंस। जैसे ही प्रिंसेस और उसकी मेड वहां से निकलने वाले थे, पीछे से किसी ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। ये लिलियन की वही मेड थी। उसने फीमेल लीड को घूरते हुए कहा, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब मैंने सुन लिया है।
उस फेक प्रिंसेस की मेड की हिम्मत सच में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधे फीमेल लीड की मेड पर हाथ उठा दिया। ये देखकर फीमेल लीड का गुस्सा बुरी तरह भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिसाबेल को मारने की? उसने गुस्से में अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाया और सीधा उस मेड को एक जोरदार लात दे मारी। वो मेड धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। फिर फीमेल लीड ने अपनी कड़क आवाज में कहा, सिर्फ एक मामूली सी मेड होकर तुम्हारा इतना एटीट्यूड? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तुम तो बस सड़क से उठाई हुई एक उस मेड ने बोलना शुरू ही किया था। फीमेल लीड ने उसके कान के करीब जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर किसी खास इंसान की मेहरबानी ना होती तो मैं सड़क पर भीख मांगने वाली एक भिखारन क्यों बनती? लेकिन क्या कर सकते हैं, सच तो यही है कि मैं ही असली प्रिंसेस हूँ। मुझे मेरी माँ ने कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि एक मेड ने मुझे अपनी ही बेटी के साथ बदल दिया था। और क्या तुम जानती हो कि वो मेड कौन है? वो तुम हो। लिडबेल, अगर अब तुमने मेरे सामने अपना मुंह खोलने की भी जुर्रत की ना, तो मैं इस पूरे राज का सबके सामने पर्दाफाश कर दूंगी। इस पूरे फसाद की जड़ तुम ही हो। इतना कहने के बाद उसने लिसाबेल को आवाज दी और वहां से चल पड़ी। लिसाबेल ने पीछे पीछे आते हुए घबराकर पूछा, प्रिंसेस, कहीं वो हम दोनों से बदला तो नहीं लेगी? फीमेल लीड ने कैजुअल टोन में पूछा। अरे, ऐसा क्या बैकग्राउंड है उसका? तुम उससे इतना डर क्यों रही हो? लिसाबेल ने डरते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो प्रिंसेस लिलियन की सबसे खास मेड है, इसलिए उसका रुतबा तो हमारी हेड मेड एना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर फीमेल लीड हंस पड़ी और बोली, अरे तो क्या हुआ? घुमा फिरा कर बात तो यही है न कि वो सिर्फ एक मेड है और मैं एक प्रिंसेस हूँ, इसलिए तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब छोड़ो उसकी बातों को, चलो वापस चलकर मेरे लिए पिकनिक का सारा सामान पैक कर दो। मुझे लग रहा है कि मौसम अब बिल्कुल साफ होने वाला है। लिसाबेल ने हैरानी से पूछा, क्या आप फिर से उसी फूलों वाले खेत में जा रही हैं? फीमेल लीड ने एकदम खुश होते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं वहीं जाकर पिकनिक मनाने वाली हूँ। लिसाबेल अब भी परेशान थी। उसने कहा, उस फूलों के खेत में जो आदमी है उसकी पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। क्या ऐसे में आपका वहां जाना थोड़ा रिस्की नहीं होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, वो कोई बुरा इंसान नहीं है। फीमेल लीड ने उसे तसल्ली दी। तुमने देखा नहीं? उसने मुझे वो क्यूट सा बेयर टॉय भी तो गिफ्ट किया था। मन ही मन वो एक्साइटमेंट में सोच रही थी, काश कल की सुबह जल्दी से हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह फीमेल लीड उसी फूलों वाले खेत में पहुंच गई और यहाँ आखिरकार उसने उस मिस्टीरियस आदमी से उसकी मुलाकात हो ही गई। हाय मेरी प्यारी सी छोटी बहन, उसने कहा। दूसरी तरफ लिसाबेल पूरी लगन से पिकनिक के बर्तनों को चेक करने में लगी हुई थी। उस आदमी ने उसे देखकर पूछा, ये काफी कबाब में हड्डी बन रही है, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए सुला दूं? फीमेल लीड ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वैसे क्या तुमने मेरे लिए कोई अच्छा सा नाम सोच लिया है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सोच लिया है। फीमेल लीड ने पूछा, तो क्या तुम भी मेरी विश पूरी करने के लिए तैयार हो? उस आदमी ने कहा, बेशक, बताइए हर हाइनेस प्रिंसेस की विश क्या है? मेरी विश है इस रॉयल पैलेस से भाग जाना, उसने एकदम सीधा जवाब दिया। ये प्रिंसेस सच में इस पैलेस से भागने की विश मांग रही थी। उस मिस्टीरियस आदमी ने धीरे से कहा, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझे बता दिया, क्या तुम मुझ पर सच में इतना भरोसा करती हो? फीमेल लीड ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, क्योंकि तुम हैंडसम हो ना, इसलिए। उनकी ये बातें सुनकर बेचारी मेड एकदम घबरा गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उस मिस्टीरियस आदमी ने पूछा, तुम अचानक यहाँ से भागना क्यों चाहती हो? क्योंकि इस पैलेस में लोग मेरी ब्यूटी से बहुत जलते हैं, फीमेल लीड ने मजाक में कहा। मजाक छोड़ो और मुझे असली वजह बताओ, आदमी ने कहा।
फीमेल लीड का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, मैं बस कुछ वक्त के लिए बाहर रहना चाहती हूँ, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। क्या तुम जानते हो कि एक ऐसी जगह पर रहने का क्या मतलब है जहाँ किसी को भी तुम्हारी कोई ज़रूरत ना हो? ये सुनकर वो मिस्टीरियस आदमी पूरी तरह से सुन्न रह गया। उधर लिसाबेल ने भावुक होकर अपनी प्रिंसेस को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कभी आपकी इन फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। फीमेल लीड ने मन ही मन सोचा, सॉरी लिसाबेल, मैंने तुम्हें रुला दिया, पर मुझे किसी भी तरह बाहर जाने का मौका ढूंढना ही होगा। आखिर उस बुक ऑफ प्रोफेसी में जिस टेम्पल के बारे में लिखा था, मुझे मौका निकालकर वहां जाना ही होगा। तभी उस आदमी ने पूछा, तो मेरी प्यारी छोटी बहन, इस पैलेस से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है? फीमेल लीड ने कहा कि वो अंकल के घर जाना चाहती है, क्योंकि वो सीधे सीधे ये नहीं कह सकती थी कि उसे टेम्पल जाना है, मेरे घर जाना है। उस मिस्टीरियस आदमी के चेहरे पर थोड़ी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, तो क्या मैं नहीं जा सकती? फीमेल लीड ने उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए पूछा, क्या अंकल के पास अपना कोई घरवर नहीं है क्या? सच में कोई घर नहीं है? उस आदमी ने जल्दी से कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, मेरा अपना घर है। बस मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि तुम अचानक मेरे घर जाना चाहती हो। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर तय रहा, हम सबसे पहले अंकल के घर ही चलेंगे और फिर वहां से रास्ते में टेम्पल भी घूम लेंगे। फीमेल लीड ने खुशी से कहा। तभी पास खड़ी मेड से रहा नहीं गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, प्रिंसेस, अगर आप सच में टेम्पल जाना चाहती हैं तो आप बस हिज मैजेस्टी से एक बार परमिशन मांग लीजिए ना। आपको इस तरह के अजीब और सस्पिशियस इंसान के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? फीमेल लीड ने एक गहरी सांस ली और बड़ी ही बेबसी के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हिज मैजेस्टी किंग मुझे टेम्पल जाने की परमिशन कभी देंगे? उस मिस्टीरियस आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमने तो पूरा का पूरा ट्रेवल प्लान ही सेट कर लिया, लेकिन तुमने मेरे लिए जो नाम सोचा था वो तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं। फीमेल लीड मुस्कुराई और बोसलीस, हाँ, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई थी। तुम्हारा नाम है जेनकिंसन। अपना ये नाम सुनते ही वो मिस्टीरियस आदमी जैसे बिजली का झटका खाकर वहीं के वहीं सुन्न हो गया। फीमेल लीड ने उसे यूं बुद्ध बना देखकर फिर से दोहराया, हाँ, तुम्हारा नाम है जेनकिंसन। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाया, जेनकिंसन, लगता है किस्मत मुझे एक बार फिर से यहीं खींच लाई है। किस्मत? उसकी ये अजीब सी बात सुनकर फीमेल लीड बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। फिर उस आदमी ने प्यार से फीमेल लीड के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर हमारी डील पक्की रही। आज से ठीक एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। ये बात सुनकर फीमेल लीड खुशी से उछल पड़ी। अपने कमरे में वापस आते ही उसने तुरंत अपना बैकपैक पैक करना शुरू कर दिया। प्रिंसेस, मेड ने पीछे से आवाज लगाई, आप इतना बड़ा बैग कैसे उठाएंगी? मेड ने हैरानी से पूछा। फीमेल लीड ने थोड़ी बेबसी से कहा, क्या करूं? कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मुझे अपने उस शियोंग बाओ को भी तो साथ ले जाना है ना। अगर बैग छोटा हुआ तो वो उसमें फिट ही नहीं आएगा। मैं जेनकिंसन को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे उसका दिया हुआ गिफ्ट कितना ज्यादा पसंद आया है। फिर उसने अपनी मेड से आगे कहा, और हाँ, हमारे यहाँ से जाने वाले प्लान के बारे में हेड बटलर को अभी कुछ मत बताना। जब हम बिल्कुल निकलने वाले होंगे तब उन्हें बता देंगे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से उसी हेड बटलर की आवाज आई, हर हाइनेस प्रिंसेस, मैं हेड बटलर हूँ, क्या आप अंदर हैं? फीमेल लीड ने झट से जवाब दिया, हाँ, मैं यही हूँ। उसने मन में सोचा, लो भई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर उसने पूछा, क्या हुआ बटलर, कोई खास काम था क्या? बटलर ने कहा, प्रिंसेस, बात यह है
कि मैंने आपकी पिछली वाली रिक्वेस्ट के बारे में हिज मैजेस्टी को बता दिया था और वो आपके लिए एक टीचर अपॉइंट करने के लिए राजी हो गए हैं। ये सुनकर फीमेल लीड के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, सच में? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन बटलर ने आगे कहा, हिज मैजेस्टी ने आपको डिनर पर भी इनवाइट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप जाने से मना करती हैं तो इसे उनका एक ऑर्डर ही समझा जाए। ये सुनते ही फीमेल लीड ने मन ही मन ताना मारते हुए सोचा, हम्फ, ये कैसा फादर है? फैमिली और प्यार का सहारा लेकर मुझसे वो काम करवाना चाहता है जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। पर खैर, इसमें इस बेचारे बटलर की तो कोई गलती नहीं है। इसे फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद बटलर ने बहुत ही प्यार से पूछा, तो क्या मैं अपनी प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा सकता हूँ? फीमेल लीड ने थोड़ी शरारत दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे हाथ बहुत ही कीमती हैं। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी फीमेल लीड ने बटलर को अपना हाथ पकड़ने दिया और साथ ही ताकि उसकी मेड को उसके कारण भागने के प्लान की वजह से कोई सजा ना मिले, उसने एक जबरदस्त आइडिया सोचा। फीमेल लीड ने बटलर की तरफ देखकर कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। और फिर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। पास खड़ी बेचारी मेड का चेहरा देखने लायक था। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस प्रिंसेस ने एक हफ्ते बाद इस रॉयल पैलेस से भागने का पूरा मास्टर प्लान बना लिया था। अब क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके भागने की वजह से उसकी मासूम मेड को कोई सजा मिले, इसलिए उसने बटलर से एक छोटी सी हेल्प मांगी ताकि वो उसकी मेड को कुछ दिनों के लिए कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। जैसे ही फीमेल लीड और बटलर की सीक्रेट बातें खत्म हुई, मेड ने तुरंत पूछा, प्रिंसेस, आपने बटलर से क्या कहा? फीमेल लीड ने एक शरारती स्माइल के साथ जवाब दिया, हे, ये तो एक सीक्रेट है। इसके बाद फीमेल लीड सीधे डाइनिंग रूम की तरफ निकल पड़ी। अंदर घुसते ही उसकी नज़र लिलियन पर पड़ी, जिसे खाना खाने के लिए भी किसी और के हाथों से निवाले खाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तभी किंग ने फीमेल लीड को अपने पास आकर बैठने का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही लिलियन ने फीमेल लीड को ऐसी खूंखार नज़रों से घूरा जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी। फीमेल लीड ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, भाई, ये मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ या फिर अपने पापों की सज़ा भुगतने? किंग ने फीमेल लीड के खाने का अजीब तरीका देखा और ताना मारते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक टेबल मैनर्स नहीं सीखे हैं। फीमेल लीड ने भी तपाक से जवाब दिया, उसके लिए किसी का मुझे सिखाना भी तो ज़रूरी है ना। आपने मुझे सिर्फ एक ही मेड दी है। वो बेचारी सारा दिन मेरा ख्याल रखने में ही इतनी बिजी रहती है कि उसके पास मुझे मैनर्स सिखाने का टाइम कहाँ से आएगा? किंग ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? फीमेल लीड ने बिना डरे एकदम सीधा जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। तभी पास बैठे सेकंड प्रिंस ने बीच में कूदते हुए कहा, फादर, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ये तो बस एक सड़क छाप भिखारन है, एक ऐसी भिखारन जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी अपनी माँ कौन है। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर ने एकदम शांति से कहा, भले ही मुझे इन सब बातों का नहीं पता, लेकिन मैं राजा की असली सगी बेटी हूँ जिसे वो खुद ढूंढकर वापस लाए हैं। अगर मुझे नहीं पता तो क्या उस लड़की को भी नहीं पता? तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो। लिलियन ने बताया है कि तुम कोई असली बेटी नहीं हो, तुम तो बस एक फेक इंसान हो। यह सुनकर हमारी हीरोइन को तो जैसे हंसी ही आ गई और वो तंज कसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, मैं फेक हूँ या नहीं, ये बात तो किसी के दिल को बहुत अच्छे से पता है। तभी राजा ने एकदम सीरियस टोन में बीच बचाव करते हुए कहा, सब लोग बस करो, बहुत हो गया ये तमाशा। बेबेयाना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने हमेशा बस यही कहा कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो,
लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी जरूरतों को इग्नोर किया है। क्या तुम पढ़ाई करना चाहती हो? हीरोइन ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई मुझे सिर्फ पढ़ना लिखना सिखा दे तो इतना ही काफी होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी नर्वस और परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी, अचानक से ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? कहीं इसके पीछे इनका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? तभी अचानक राजा ने उसका हाथ पकड़ा और समझाते हुए कहा, खाना खाते वक्त हमेशा बाहर की तरफ रखे बर्तनों से शुरुआत करनी चाहिए। तुम घर के अंदर चाहे जैसे मर्जी कैजुअल रह सकती हो, लेकिन बाहर वालों के सामने हमारे मैनर्स बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए। इस पर उसने सहमति जताते हुए कहा, मैं समझ गई। मैं बाहर सारे रूल्स और मैनर्स का अच्छे से पालन करूंगी। तभी वहां खड़े बड़े राजकुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या बात है, बाहर से आई ये बदबूदार और सख्त चट्टान तो हमारे घर के लोगों से काफी बेहतर और मजबूत निकली। ये बात सुनकर दूसरे राजकुमार को मिर्ची लग गई और उसने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, भैया, आप लिलियन को ऐसे पत्थर कैसे कह सकते हैं? तभी लिलियन लाड़ लड़ाते हुए बीच में बोल पड़ी, हाँ, लिलियन तो एक प्रिंसेस है। लिलियन को ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भैया और लीडबेल हमेशा मेरी मदद करेंगे। लेकिन बड़े राजकुमार ने उसे बुरी तरह टोकते हुए कहा, लिलियन, अब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और जागो। हम जिंदगी भर तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सच कहूं तो मैं और पिताजी अब तुम्हारी इन हरकतों से पूरी तरह पक चुके हैं। यह सुनकर लिलियन एकदम शॉक में रह गई और रुआंसी होकर बोली, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? लिलियन इतनी उदास थी कि उससे खाना तक नहीं खाया जा रहा था। तभी फर्स्ट प्रिंस ने टेबल पर रखे केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें इसकी शक्ल देखकर कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इसकी भूख मर गई है? सेकंड प्रिंस ने भी फौरन बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ, पहले तो ये पूरा का पूरा केक अकेले ही गटक जाती थी। ये सब सुनकर हमारी फीमेल लीड की भी आखिरकार हंसी छूट गई। तभी राजा ने बात बदलते हुए पूछा, तुम पढ़ाई करना चाहती थी ना? तो अब से मैं खुद तुम्हें पढ़ाया करूंगा। ये सुनते ही फीमेल लीड हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मुझे बस थोड़े बहुत अक्षर ही तो पहचानने हैं, किसी से भी सीख लूंगी। असल में वो राजा के साथ अकेले एक ही कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। लेकिन राजा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे बेहतर टीचर तुम्हें और कहाँ मिलेगा? फीमेल लीड ने मन ही मन मुंह बनाते हुए सोचा, मुझे तो आपसे बुरा टीचर भी खुशी खुशी मंजूर है। उधर लिलियन ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी जिद करने लगी कि उसे भी पढ़ाई करनी है। राजा ने थोड़ा चिंता जताते हुए कहा, देखो, ये पढ़ाई लिखाई है, कोई खेल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जाकर तुम फिर से पूरा दिन बस मेरी गोद में चढ़ी रहोगी? लिलियन ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, नहीं पापा, लिली अब छोटी बच्ची नहीं रही। लिली बहुत गुड गर्ल है। बेचारे राजा को हार मानकर उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं फीमेल लीड ने मन में ताना मारा, लो भाई, अब एक और सिरदर्द गले पड़ गया। अगले दिन जब फीमेल लीड ने लिलियन को अपने पैरों पर चलते हुए देखा तो वो मजे लेते हुए बोली, ओहो, तो तुम अपने पैरों पर चल भी सकती हो? तुम्हें हमेशा दूसरों की गोद में चिपके हुए देखकर मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पैरों में कोई डिफेक्ट है। लिलियन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और वो चिढ़कर बोली, हाँ, देखती हूँ तुम्हारा ये एटीट्यूड आखिर कब तक टिकता है। लिलियन के इस एक्सप्रेशन को देखकर फीमेल लीड ने मन ही मन सोचा, वाकई बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। माँ बेटी दोनों के एक्सप्रेशंस एकदम कार्बन कॉपी हैं। इसके तुरंत बाद दासियों ने स्टडी रूम का दरवाजा खोला और राजा ने देखा कि लिलियन पहले से ही अंदर बैठी हुई है। किंग ने टेबल पर बैठी लिलियन से कहा, लिलियन, ये डेस्क तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबियाना के लिए तैयार की गई है।
लिलियन हमेशा की तरह अपना टिपिकल रोना धोना शुरू करते हुए चिल्लाई, ये लिली के लिए क्यों नहीं है? इस रॉयल पैलेस की एक एक चीज मेरी है। किंग ने उसे समझाते हुए कहा, लिलियन, क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि तुम अब से ये शोर शराबा नहीं करोगी? जरा बेबियाना को देखो, वो भी तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन कितनी शांति से साइड में खड़ी होकर इंतजार कर रही है। उसकी औकात ही क्या है? वो मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? लिलियन ने गुर्राते हुए कहा। किंग ने उसकी फालतू बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और बेबियाना की तरफ मुड़कर कहा, बेबियाना, इधर आओ और बैठ जाओ। ये तुम्हारी अपनी डेस्क और चेयर है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि लिलियन भी यहाँ आ जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ एक ही सेट मौजूद है, और मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए बनवाई गई है, तो ये तुम्हारी ही रहेगी। फीमेल लीड को आराम से क्लास अटेंड करते हुए देखकर लिलियन अंदर ही अंदर बुरी तरह जल भुन गई। उसने धीरे से अपनी मेड से पूछा, हमने पिछली बार जो प्लान बनाया था, क्या वो रेडी है? आज रात ही हमें अपना काम खत्म करना होगा। मेड ने हक्के बक्के होकर पूछा, क्या आज रात ही? लिलियन ने एक खतरनाक इरादे के साथ कहा, हाँ बिल्कुल आज रात। और फिर रात के अंधेरे में वो खतरनाक असासिन एक छोटे से टॉय बियर को देखकर इतना डर गया कि धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो प्यारा सा श्योंगबाओ एकदम सीरियस टोन में फुसफुसाया, बिल्कुल चुप रहो। मास्टर के यहाँ पहुँचने से पहले ही मुझे तुम्हारा काम तमाम करना होगा। ये सुनकर उस असासिन का ईगो हर्ट हो गया। वो सीधा श्योंगबाओ की तरफ झपटा और चिल्लाया, तू एक मामूली सा कचरा खिलौना होकर मुझे नीचा दिखा रहा है? रुक जा, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ, और फिर उस प्रिंसेस को भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसका वार श्योंगबाओ को लगने वाला था, वो अचानक वहां से गायब हो गया, और अगले ही पल उसने एक जबरदस्त फ्लैश के साथ आकर अपने सिर से उस असासिन को एक जोरदार और जानलेवा टक्कर मारी। सीधा केओ वो असासिन बुरी तरह जमीन पर ढेर हो चुका था। उसे धूल चटाने के बाद श्योंगबाओ ने मन ही मन सीरियस होकर सोचा, इसे वापस आने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मास्टर के लिए सच में बहुत डेंजरस है। श्योंगबाओ ने मन में सोचा। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए उस वेपन की तरफ देखा और बोला, वाह, ये तो काफी बढ़िया है, इससे मेरा काम आराम से हो जाएगा। श्योंगबाओ ने अपने माथे का पसीना पोंछा। सच में इस फाइट ने उसे बुरी तरह थका दिया था। फिर उसने उस वेपन को उठाया और स्टाइल से अपनी पीठ पर बांध लिया। ये चीज सच में बड़े काम की है। इसे मैं मास्टर की सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख लेता हूँ, उसने सोचा। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ करना शुरू किया। अरे यार, यहाँ तो सब जगह कितना गंदा हो गया है। अगर मास्टर ने ये सब देख लिया तो वो बेचारी तो पक्का डर जाएंगी। ये सोचकर उसने उस असासिन की बॉडी के ऊपर एक बेडशीट ओढ़ा दी और खुद से बोला, चलो अब सब एकदम परफेक्ट लग रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर वो चुपचाप वापस जाकर अपने बेड पर चढ़ गया। अब मास्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह जब फीमेल लीड सोकर उठी तो उसने मन ही मन सोचा, कल रात मेरे बगल वाले कमरे में काफी शांति थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी। सारे टॉयज भी अपनी अपनी जगह पर ही रखे हुए हैं। इसका मतलब शायद रात में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तभी अचानक फीमेल लीड की नजर जमीन पर पड़ी, उस बड़ी सी बेडशीट पर गई। ये क्या चीज है? सोचते हुए वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसने उस बेडशीट को हटा दिया। बेडशीट हटते ही उसके नीचे का खौफनाक नज़ारा देखकर फीमेल लीड इतनी बुरी तरह डर गई कि वो पीछे हटते हुए सीधे दीवार के कोने में जा गिरी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर उसकी मेड भागती हुई अंदर आई। प्रिंसेस, क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। फिर जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, वो बुरी तरह कांपते हुए बोली, ये क्या है? डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है?
जल्दी यहाँ आओ, प्लीज जल्दी आओ। थोड़ी ही देर में हेड बटलर भागता हुआ वहां पहुंच गया। लिसाबेल, आखिर क्या हुआ है यहाँ? उसने पूछा। फीमेल लीड ने कांपते हुए हाथों से उस तरफ इशारा किया और बोली, आज सुबह मैं जैसे ही अपने कमरे में आई, मैंने मैंने ये सब देखा। बटलर ने सीरियस होकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी के अभी इस पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लिसाबेल, तुम सबसे पहले प्रिंसेस को यहाँ से कहीं और ले जाओ। लेकिन बेचारी लिसाबेल तो डर के मारे पहले ही पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। लिसाबेल, प्लीज खुद को संभालो, प्रिंसेस को अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, बटलर ने उसे होश में लाते हुए कहा। मेड ने अपनी खोई हुई सी हालत में बुदबुदाते हुए कहा, जी मुझे समझ आ गया। तभी फीमेल लीड ने नोटिस किया कि शियोंगबाओ की पीठ पर कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स जैसे लगे हुए हैं। लिसाबेल, शियोंगबाओ में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, उसने कहा। लेकिन लिसाबेल का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ, मैं अभी इसे आपके पास लाती हूँ ताकि आप देख सकें। फीमेल लीड ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है, अरे यार, एक बुरी खबर है। हम मैनहुआ के करंट चैप्टर्स तक पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही आगे के नए चैप्टर्स अपडेट होंगे, मैं तुरंत आप लोगों के लिए उन्हें लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये बेबेयाना प्रिंसेस पसंद आ रही है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। इस प्रिंसेस ने अचानक देखा कि उसके बिस्तर के पास रखे हुए उस टॉय बेयर की बॉडी पर कुछ अजीब सी चीजें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। तो उसने अपनी मेड से कहा, लिसाबेल, मुझे शियोंगबाओ में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उस घबराई हुई मेड ने कुछ और ही सुन लिया। उसने सीधा वो टॉय बेयर प्रिंसेस के हाथों में थमा दिया और बोली, प्रिंसेस बेबेयाना, आप प्लीज यहीं आराम से बैठिए, मैं आपके लिए एक कप चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद फीमेल लीड ने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर अपना काम कर लो। लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, मुझे पक्का यकीन है कि लिसाबेल बाहर का माहौल और सिचुएशन देखने गई है। वो मुझे बताना नहीं चाहती ताकि मैं फालतू में टेंशन ना लूं। शायद ये अच्छा ही हुआ कि जब लिसाबेल शियोंगबाओ को उठा रही थी तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ नीचे जमीन पर था। अगर उसने शियोंगबाओ की इस अजीब हालत को देख लिया होता तो सच में बहुत बड़ा पंगा हो जाता। लेकिन वो खूंखार असासिन आखिर मारा किसने? और शियोंगबाओ के शरीर पर इतना सारा खून क्यों लगा हुआ है? खैर, खून पूरी तरह से सूख चुका है, जिसका मतलब एकदम साफ है कि ये सब कल रात को ही हुआ होगा। पर इसके निशानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे पोंछकर साफ करने की कोशिश की है। आखिर किसने उस असासिन को मारा होगा? किसी इंसान को मारने के बाद भला किसके पास एक खिलौने को पोंछने का टाइम होगा? और सबसे बड़ी बात, इस टॉय के ऊपर ये डैगर क्यों बांधा गया है? जैसे ही फीमेल लीड उस डैगर को हाथ में लेकर ध्यान से देख रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, ये बहुत डेंजरस है। फीमेल लीड तुरंत चिल्लाई, कौन है? कौन बोल रहा है? तभी शियोंगबाओ बोला, मास्टर, प्लीज जल्दी से मेरा डैगर मुझे वापस दे दीजिए। ये सुनकर फीमेल लीड ने अपना सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सुबह सुबह लगे इस शौक की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे हैलुसिनेशंस होने लगे हैं। तभी शियोंगबाओ ने अपने छोटे से हाथ से फीमेल लीड को टच करते हुए कहा, मास्टर, अपनी आंखें खोलिए और मुझे देखिए। फीमेल लीड पूरी तरह से शॉक में थी। उसने कहा, शियोंगबाओ, क्या सच में तुम बोल रहे हो? तुमने बोलना कब सीखा? शियोंगबाओ ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि कहीं आप डर ना जाएं, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। फीमेल लीड ने ताना मारते हुए कहा, ओह अच्छा, तो अब तुम्हें मुझे डराने से डर नहीं लग रहा? रहने दो, अब फालतू में ये मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। फिर फीमेल लीड ने लंबी सांस ली
और खुद को शांत करते हुए सोचा, रिलैक्स रिलैक्स, ये पक्का कोई मैजिकल चीज़ है। जेनकिंसन को भी तो मैजिक आता है ना, तो उसका मुझे एक मैजिकल बेयर गिफ्ट करना एकदम नॉर्मल बात है। इसके बाद फीमेल लीड ने सीधे मुद्दे की बात पूछी, तो इसका मतलब कल रात उस असासिन का काम तमाम तुमने ही किया था, है ना? शियोंगबाओ थोड़ा हकलाते हुए बोला। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो इतना क्यूट हूँ। भला मैं ऐसा खौफनाक काम कैसे कर सकता हूँ? फीमेल लीड ने फिर से उसकी पोल खोलते हुए कहा, नाटक बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से किसी आदमी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये सब क्या बकवास चल रही है? आखिर ये नाइट्स कर क्या रहे हैं यहाँ? दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जॉइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने पर आपको मिलेंगे कुछ खास फायदे, जैसे कमेंट्स में स्पेशल बैजेस और मेरे आने वाले हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अर्ली एक्सेस। तो जॉइन बटन को चेक करना मत भूलना। अब चलिए सीधे वीडियो पर वापस चलते हैं। पता चला कि वो आवाज किंग की थी। वो अपने नाइट्स को ऑर्डर दे रहे थे, अभी के अभी जाओ और पता लगाओ कि उस असासिन की आइडेंटिटी क्या है और वो इस पैलेस के अंदर कैसे घुस पाया। फिर उन्होंने पागलों की तरह घबराते हुए पूछा, प्रिंसेस कहाँ है? कहाँ है प्रिंसेस? किंग के इस तरह जोर से चिल्लाने की वजह से बेचारी लिसाबेल तो बुरी तरह सहम गई थी। तभी फीमेल लीड भीड़ को चीरते हुए बाहर आई और बोली, आप मेरी मेड पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं यही हूँ। उसे देखते ही किंग ने तुरंत उसे जोर से गले लगा लिया और बोले, बेबे तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम बिल्कुल सेफ हो। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हें इतने बड़े डेंजर का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, अब तुम यहाँ इस कमरे में नहीं रहोगी, तुम सीधे मेरे पैलेस में चलोगी और मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनते ही फीमेल लीड ने चौंक कर पूछा, एक सेकंड रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे लिलियन के साथ रहना पड़ेगा? फिर उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं वहां शिफ्ट नहीं होने वाली। इस पर किंग ने बहुत ही शांत और कैजुअल टोन में कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं लिलियन को ही वहां से बाहर निकाल दूंगा। जब से फीमेल लीड पर उस असासिन ने अटैक किया था, तब से किंग ने रेड वुल्फ नाइट्स को उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया था और उन्हें सख्त ऑर्डर था कि जब तक फीमेल लीडमैन रॉयल पैलेस में शिफ्ट नहीं हो जाती वो उसे गार्ड करेंगे। लेकिन फीमेल लीड इस बात से थोड़ी टेंशन में थी। अगर लिलियन को पता चला कि मुझे रॉयल पैलेस में शिफ्ट करने के लिए किंग ने उसे ही बाहर निकाल दिया है, तो वो नौटंकीबाज पक्का फिर से अपना रोना धोना और हंगामा शुरू कर देगी। ये सब सोचकर फीमेल लीड ने किंग से कहा, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ना तो मुझे अपना ये कमरा बदलना है और ना ही मुझे अपने आसपास इन गार्ड्स की कोई ज़रूरत है। लेकिन किंग ने अपने पूरे एटीट्यूड और डोमिनेटिंग अंदाज में जवाब दिया, ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हारे पास इसे मना करने का कोई हक नहीं है। किंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर फीमेल लीड भी एकदम शॉक रह गई। लेकिन क्या ही कर सकते थे, क्योंकि रेड वुल्फ नाइट्स हर दिन उसके आसपास पहरा दे रहे थे। इसलिए फीमेल लीड को शियोंगबाओ से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी हेडमेड एना ने आकर फीमेल लीड को एक क्लास दी। एक प्रिंसेस होने के नाते आपको अपना एटीट्यूड और डिग्निटी कभी नहीं खोनी चाहिए, और अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे तुरंत कड़े शब्दों में फटकार लगानी चाहिए, ताकि एक प्रिंसेस का रुतबा हमेशा बना रहे। तभी अचानक लिलियन धड़धड़ाते हुए कमरे में घुस आई। उसे देखते ही फीमेल लीड ने तुरंत एना की दी हुई सीख को इस्तेमाल करते हुए डांटा, क्या तुम्हें किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक करने की तमीज नहीं है? एकदम बदतमीज हो तुम।
निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर लिलियन गुस्से से लाल हो गई। यह देखकर एना भी बीच में बोल पड़ी, प्रिंसेस बेबेयाना, आप प्रिंसेस लिलियन को इस तरह कैसे डांट सकती हैं? फीमेल लीड ने एकदम इरिटेट होकर जवाब दिया, क्या अभी अभी तुमने ही मुझे ये सब नहीं सिखाया था कि जो बदतमीजी करे उसे कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए ताकि मेरा रुतबा कम ना हो? एना ने सफाई देते हुए कहा, आप बाकी लोगों के साथ ऐसा कर सकती हैं, लेकिन प्रिंसेस लिलियन के साथ बिल्कुल नहीं। फीमेल लीड ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए पूछा, और वो क्यों? उधर लिलियन, जिसे पहले ही रॉयल पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था, वो बौखलाहट में अपने हाथ पैर मारते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम बहुत बुरी हो, तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फीमेल लीड ने भी उसके कानों के पास जाकर जोर से चिल्लाया, तुम्हारा ये ड्रामा कभी खत्म भी होगा या नहीं? यह सुनते ही लिलियन ने दर्द के मारे अपने दोनों कान बंद कर लिए। यह सब देखकर लिलियन की मेड लिडबेल ने फीमेल लीड पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फीमेल लीड बिना जरा भी घबराए एकदम चिल अंदाज में बोली, मारो, हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। एक मामूली सी मेड होकर तुम किंग की बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत करोगी? इतना सुनते ही लिडबेल की बोलती बंद हो गई और उसका उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। और ठीक उसी वक्त फर्स्ट प्रिंस भी वहां पहुंच गया और उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिलियन ने फर्स्ट प्रिंस को देखते ही अपनी मासूम स्मियत का नाटक शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, ब्रदर देखिए ना, ये बेबेयाना मुझे बुली कर रही है। फर्स्ट प्रिंस ने उसकी तरफ देखकर एकदम शांत आवाज में कहा, क्या सच में? पर मैंने तो अभी अभी लिडबेल को अपना हाथ हवा में उठाए हुए देखा, जैसे वो किसी पर हाथ उठाने वाली हो। लिलियन ने झट से झूठ बोलते हुए अपनी सफाई दी, अरे नहीं ब्रदर, लिडबेल तो बस बेबेयाना को थोड़े मैनर्स सिखा रही थी। खैर वो सब छोड़िए, मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। लिलियन को लगा था कि फर्स्ट प्रिंस उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक फर्स्ट प्रिंस ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। ये देखकर लिलियन बुरी तरह डर गई और अपने दोनों हाथों से अपना सिर छुपाते हुए चिल्लाई, ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हैं? पास खड़ी लिडबेल भी घबराकर जोर से चिल्लाई, योर हाइनेस द प्रिंस। वो फेक प्रिंसेस अपना सिर पकड़े हुए डर के मारे चीख रही थी, लेकिन फर्स्ट प्रिंस ने अपना हाथ उस पर नहीं चलाया। उसने एक स्माइल के साथ ताना मारते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हें भी थोड़े से मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रहा था। लिलियन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट प्रिंस ने आराम से अपना हाथ नीचे किया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, क्या फादर ने बहुत पहले ही ये बात साफ नहीं कर दी थी? तुम दोनों ही प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें एक साथ मिलकर शांति से रहना चाहिए। पर लिलियन का रोना धोना कहाँ रुकने वाला था। वो सिसकते हुए बोली, फादर ने मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया और अब आप भी मुझे ही लेक्चर दे रहे हैं। जब से ये बेबेयाना इस रॉयल पैलेस में आई है, तब से सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? इतना कहकर वो रोते हुए वहां से जाने लगी। आप सब बहुत बुरे हैं। लेकिन तभी फीमेल लीड ने आगे बढ़कर लिलियन की कलाई को कसकर पकड़ लिया। अब ये बेचारी विक्टिम बनने का नाटक करके यहाँ से खिसकने की कोशिश भी मत करना। फीमेल लीड ने एकदम कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि सब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? ये सब तुम्हारी अपनी ही बेवकूफियों का नतीजा है। लिलियन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ो, तुम घटिया लड़की। फीमेल लीड ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, सच में एकदम पागल औरत है ये। तभी अचानक वहां किंग आ गए। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ इतना शोर क्यों मच रहा है? उन्हें देखते ही लिलियन ने झट से चिल्लाकर कहा, फादर, फीमेल लीड को तुरंत समझ आ गया कि अब मामला गड़बड़ है।
उसने सोचा, लो हो गया कबाड़ा। अब इस सिचुएशन में तो मैं ही पूरी तरह से विलेन लग रही हूँ। फिर लिलियन ने किंग के सामने अपना रोना धोना और नाटक शुरू कर दिया। फादर प्लीज लिली की मदद कीजिए, ये मुझे मारना चाहती है। इसने मेरे कान के पास जोर से चिल्लाया है और मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। किंग ने कहा, ढंग से बात करो, आखिर यहाँ हुआ क्या है? लिलियन ने अपने छोटे छोटे मुक्कों से किंग की छाती पर मारते हुए कहा, फादर बहुत बुरे हैं, ये सब फादर की ही गलती है। ये देखकर फीमेल लीड को एक अजीब सी घिन महसूस हुई और उसने सोचा, उफ, इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। इसके बाद उसने अपनी मेड को आवाज़ दी और वहाँ से निकलने लगी। फर्स्ट प्रिंस ने उससे पूछा, तुम पूरी बात साफ साफ क्यों नहीं बता देती? हम्फ, फीमेल लीड ने ताना मारते हुए कहा, जरा उस बाप बेटी के प्यार भरे ड्रामे को तो देखो। क्या मेरे कुछ भी बोलने से वहाँ कुछ बदलने वाला है? तुम जैसे नार्सिसिस्ट प्रिंस को शायद ये बात समझ न आए। जब किसी इंसान को हमेशा इग्नोर किया जाता है और हमेशा उसी को गलत ठहराया जाता है, तो एक टाइम के बाद वो इंसान सफाई देना ही छोड़ देता है। तभी किंग ने आवाज़ देकर फीमेल लीड को रोक लिया। बेबियाना, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका पूरा सच जानना है। मैं एक फेयर जजमेंट देना चाहता हूँ। फीमेल लीड ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और एकदम ठंडी आवाज में पूछा, फेयर? आप उसे अपनी बाहों में गले लगाए हुए हैं और मुझसे सच पूछ रहे हैं। क्या यही है आपका फेयर? फेयर? किंग ने ये सुना तो वो लिलियन को नीचे उतारने लगे, पर लिलियन ने कहा, अगर आप मुझे गोद में नहीं उठाएंगे तो मैं जमीन पर लेट जाऊंगी। फीमेल लीड ने ये सब देखकर तंग आकर अपना सिर घुमा लिया। रहने दो, मान लेते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी। अगर इसने थोड़ा सा भी और शोर मचाया ना, तो मेरा सिर फट जाएगा। किंग ने फीमेल लीड को जाते हुए देखा तो उसे रोका, बेबे अभी मत जाओ। आज से तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में चलोगी। यहाँ एक असासिन आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। लिलियन ने ये सुना तो तुरंत पूछा, क्या सिर्फ उस असासिन के आने की वजह से इसे वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? तो अगर लिली के पास भी कोई असासिन आ जाए तो क्या लिली भी फादर के पैलेस में रह सकती है? किंग ने अपने डोमिनेटिंग और सख्त अंदाज में कहा, अब कोई असासिन नहीं आएगा। यहाँ के सारे दरवाजों पर ताले लगा दिए जाएंगे और उस असासिन की आइडेंटिटी की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सुनकर लिलियन एकदम चुप हो गई। फिर वो जोर से चिल्लाई, लिडबेल, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसकी मेड जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। जी प्रिंसेस, जब से उस असासिन वाले इंसिडेंट के बाद फीमेल लीड मेन रॉयल पैलेस में शिफ्ट हुई थी। किंग जब देखो तब बिना किसी वजह के उससे मिलने आ जाते थे। इस वजह से फीमेल लीड काफी इरिटेट रहने लगी थी। और तो और वो फर्स्ट प्रिंस भी कुछ कम नहीं था। वो भी हमेशा यही बहाना बनाकर वहां आ धमकता था कि तुम्हारे यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ से भागूंगी कैसे? फीमेल लीड ने टेंशन में सोचा, जेनकिंसन के साथ भागने के लिए मैंने आज ही का तो दिन फिक्स किया था। तभी नीचे खड़े एक नाइट ने अचानक फीमेल लीड को आवाज लगाई, प्रिंसेस, वहाँ खतरा हो सकता है, प्लीज जल्दी से अंदर चली जाइए। ठीक है जेरबिन, मुझे पता है, फीमेल लीड ने जवाब दिया। नीचे हर तरफ नाइट्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? उसने घबराते हुए सोचा। फिर फीमेल लीड ने शियोंग बाओ को आवाज दी। मास्टर, क्या बात है? शियोंग बाओ ने पूछा। मास्टर, आपको क्या काम है? शियोंग बाओ ने सामने आकर पूछा। फीमेल लीड ने थोड़ा नीचे झुककर शियोंग बाओ से कहा, क्या तुम जाकर जेनकिंसन को इन्फॉर्म कर सकते हो? उसे कहो ना कि आकर मेरी मदद करे। उसके पास तो मैजिक है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। शियोंग बाओ ने अपना चेहरा थोड़ा उदास किया और बेपसी से बोला, नहीं मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। इस पूरे रॉयल पैलेस को एक बहुत बड़ी सील ने कवर कर रखा है। मेरे क्रिएटर उस सील को पार करके अंदर नहीं आ सकते। सील?
फीमेल लीड को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। तभी शियोंगबाओ ने आगे कहा, अरे मास्टर, जब आप खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो मैं एक छोटा सा मासूम सा टॉय बेयर भला यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ? ये सुनकर फीमेल लीड के दिमाग की बत्ती जली और उसने एक जबरदस्त आइडिया सोचा। उसका मास्टर प्लान था शियोंगबाओ को सीधा बालकनी से नीचे फेंक देना। ये प्लान सुनते ही शियोंगबाओ बुरी तरह डर गया और उसने घबराते हुए अपने हाथ पीछे कर ली। क्या मास्टर, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? आप मुझे नीचे फेंकने की बात कर रही हैं? फीमेल लीड ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूरे एटीट्यूड में कहा, अरे ड्रामा मत करो, क्या तुम अनब्रेकेबल नहीं हो? ऊपर से गिरने पर तुम्हारे कोई टुकड़े थोड़ी ना हो जाएंगे। फिर वो थोड़ी सीरियस होकर बोली, आज मैंने कितनी मुश्किल से तो लिसाबेल को यहाँ से दूर भेजा है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं भाग पाई ना, तो सच बता रही हूँ, आगे मुझे शायद ही कोई दूसरा मौका मिल पाएगा। ठीक उसी वक्त अचानक खिड़की के बाहर से नाइट्स के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। असासिन, वहाँ एक असासिन है, जल्दी जाओ और प्रिंसेस लिलियन को प्रोटेक्ट करो। रेड वुल्फ नाइट्स असेंबल। इस शोर शराबे को सुनकर किंग भी बहुत जल्दबाजी में वहां से निकल गए। फीमेल लीड ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि बाहर ये क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ से खिसकने का इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल सकता। उसने तुरंत अपना बैकपैक उठाया और वहां से भागने के लिए एकदम रेडी हो गई। लेकिन एक मिनट उसने सोचा, ये बात कितनी अजीब है ना, वो जो असासिन था उसे तो खुद लिलियन ने ही भेजा था, तो फिर अचानक लिलियन के पास ही कोई असासिन कैसे पहुंच सकता है? तभी शियोंगबाओ झट से उछलकर फीमेल लीड की पीठ पर जा बैठा और पूरे जोश में बोला, मास्टर चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। उसे पीठ पर बैठा देखकर फीमेल लीड ने मुस्कुराते हुए कहा, शियोंगबाओ, मुझे याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत है ना? हाँ बिल्कुल, तो बस यहाँ तक कि मैं मास्टर को भी आराम से उठा सकता हूँ, मुझे जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। ये सुनकर फीमेल लीड ने अपना बैकपैक झटकते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे अपना बोझ उठाने के लिए क्यों रखा हुआ है? जल्दी से नीचे उतरो और खुद चलो। लेकिन शियोंगबाओ ने बैकपैक को और भी कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगा, और वैसे भी जब आपने लिसाबेल को ये बैग सिलने के लिए कहा था, तो आपने ही तो कहा था ना कि आपको एक इतना बड़ा बैग चाहिए जिसमें शियोंगबाओ भी आराम से आ सके। फीमेल लीड ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपने पैरों पर चल भी सकते हो। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एना की आवाज आई, प्रिंसेस बेबेयाना, क्या आप अपनी क्लास के लिए रेडी हैं? ये आवाज सुनते ही फीमेल लीड के तो पसीने छूट गए। लो हो गया कबाड़ा, एना आ गई। शियोंगबाओ ने घबराते हुए पूछा, मास्टर, आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि एना दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्या हम अब भी यहाँ से भाग सकते हैं? फीमेल लीड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक जबरदस्त जुगाड़ है। और इतना कहकर वो सीधे एक कमरे के अंदर घुस गई और उसके ठीक बाद हेडमेड एना दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। शियोंगबाओ ने हैरानी से पूछा, क्या ये वही कमरा नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसकी मरम्मत चल रही है और इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? फीमेल लीड ने जवाब दिया, मुझे पता है, एक दिन मैं बस ऐसे ही देखने आई थी कि इस कमरे में आखिर खराब क्या है, और तभी मुझे एकदम से यहाँ एक छेद मिल गया। मैं पहले ही अंदर जाकर चेक कर चुकी हूँ, ये दरार तो बस एक्सीडेंटली बन गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सीधे एक सीक्रेट रास्ते से जाकर जुड़ती है। लेकिन शियोंगबाओ को अंदर बहुत अंधेरा लग रहा था, इसलिए वो वहां जाने में थोड़े नखरे कर रहा था। तभी थोड़ी दूरी से एना की आवाज फिर से आई, प्रिंसेस, प्रिंसेस बेबेयाना, आप कहाँ चली गईं? ये सुनते ही फीमेल लीड बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस छेद के अंदर घुस गई
और बेचारी एना बस 1 सेकंड से लेट हो गई। देखा, मैंने बिल्कुल सही कहा था ना। ये पक्का एक रॉयल सीक्रेट पैसेज ही था। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर शियोंगबाओ थोड़ा स्पीचलेस हो गया। ये रास्ता आगे जाकर इतना संकरा क्यों होता जा रहा है? क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? कहीं हमने पीछे गलत टर्न तो नहीं ले लिया? शियोंगबाओ से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। फीमेल लीड ने चिढ़कर कहा, चुप रहो, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए फालतू की बकवास बंद करो। और इस बीच बेचारा शियोंगबाओ दीवारों के बीच पिचक कर एकदम पापड़ बनने वाला था। आखिरकार फीमेल लीड रास्ते के एंड तक पहुंच गई। वहां रोशनी है, बाहर निकलने का रास्ता पक्का ऊपर ही है। उसने शियोंगबाओ से कहा, शियोंगबाओ, जरा उस ढक्कन को धकेलने में मेरी मदद करो ना, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं मास्टर, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। और बहुत ही आसानी से शियोंगबाओ ने उस भारी ढक्कन को खोला और बाहर ऊपर निकल गया। फीमेल लीड ने नीचे से चिल्लाकर कहा, अगर ऊपर कोई नहीं है तो जल्दी से मुझे बाहर खींचो। लेकिन अगले ही सेकंड वो ढक्कन वापस से बंद हो गया। अरे ओ स्टूपिड बेयर, तुम कहाँ भाग गए? जल्दी से मुझे बाहर निकालो। फीमेल लीड अब बुरी तरह भड़क चुकी थी। तुम छोटे से बेयर के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। तभी अचानक शियोंगबाओ ने ढक्कन खोला और बोला। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे गालियां दे रहा है। उसे देखते ही फीमेल लीड के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। वो झट से मक्खन लगाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, तुमने पक्का गलत सुना होगा। भला तुम्हें कौन गालियां देगा? इसके बाद शियोंगबाओ की मदद से फीमेल लीड भी ऊपर आ गई। तभी अचानक उनके पीछे से नाइट्स की आवाज आई। क्या तुम लोगों ने उस तरफ तलाशी ली? ये सुनते ही फीमेल लीड बुरी तरह घबरा गई। लो, आ गए सब के सब। प्रिंसेस बेबेयाना ने जल्दी से शियोंगबाओ को पकड़ा और वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। जब उसने छुपकर वहां से देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां किंग भी आ चुके थे। क्या ये सब लोग उस असासिन को ढूंढ रहे हैं? मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, कोई भी मुझे देख ना ले, उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं आज यहाँ से भाग नहीं पाई ना, तो मुझे कभी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वो लोग पक्का मुझे पूरी तरह से लॉक कर देंगे और मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे। कुछ देर बाद जब रेड वुल्फ नाइट्स वहां से चले गए तो बेबे ने मौके का फायदा उठाया और शियोंगबाओ को खींचते हुए फिर से भागने लगी। भागते भागते शियोंगबाओ से रहा नहीं गया और वो चिढ़ते हुए बोला, मास्टर, थोड़ा धीरे चलिए ना, मेरा हाथ उखड़ कर गिर जाएगा। कितनी बकवास करते हो तुम। अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो खुद नीचे उतरो और अपने पैरों पर भागो, बेबे ने झिड़कते हुए कहा। शियोंगबाओ ने तुरंत नखरे दिखाते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। शियोंगबाओ को तो बस गोदी में ही रहना है। मैं यहाँ भाग भाग कर थक कर चूर हो चुकी हूँ और तुम्हारी फालतू की बकवास खत्म ही नहीं हो रही। इतना कहकर बेबे ने गुस्से में शियोंगबाओ को पकड़ा और हवा में घुमाते हुए कहा, लो, अब तुम ही सबसे पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचो। और उसने जोर से शियोंगबाओ को आगे फेंक दिया। ठीक उसी वक्त अचानक जेनकिंसन वहां आ गया और उसने हवा में उड़ते हुए शियोंगबाओ को कैच कर लिया। चाहे जो भी हो, तुम्हें शियोंगबाओ के साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं करना चाहिए ना, जेनकिंसन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेबे ने हाँफते और गुस्सा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मुझे ये फालतू सा भालू तुम्हें वापस करना है। जेनकिंसन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें एक बॉडीगार्ड के तौर पर गिफ्ट किया था, क्या ये किसी काम का नहीं है? बेबे ने मुंह बनाते हुए चिढ़कर जवाब दिया, बॉडीगार्ड और ये? इसे बॉडीगार्ड कहना तो दूर की बात है, ये तो अपने पैरों पर खुद चल भी नहीं सकता। सच में दुनिया का सबसे बड़ा आलसी है ये सुनकर जेनकिंसन ने शर्मिंदा होते हुए अपना सिर खुजाया और बोला, अरे आई एम सॉरी। दरअसल जब मैं इसे बना रहा था
तो मुझे बहुत आलस आ रहा था। शायद जाने अनजाने में मेरी वो आलस वाली खूबी इसके अंदर भी ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, तो इस भालू की ये महाआलसी होने की बीमारी तुम्हारे अंदर से आई है? बेबे ने ताना मारा। जेनकिंसन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शायद ऐसा ही है। तभी शियोंग बाओ ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए मासूमियत से पूछा, मास्टर, क्या अब आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? बेबे ने कुछ देर तक मुंह फुलाकर सोचा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो ठीक है, छोड़ो, मैं तुम्हें बस इस एक बार के लिए और माफ कर रही हूँ। ये सुनते ही शियोंग बाओ खुशी से उछल पड़ा और सीधा बेबे के चेहरे पर जाकर चिपक गया। ये हुई ना बात। थैंक यू मास्टर। मैं पक्का मास्टर को अब दोबारा गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। इसके बाद उन दोनों की ऐसी खस्ता और थकी हुई हालत देखकर जेनकिंसन ने उनकी मदद करने के लिए एक वाटर स्पिरिट को समन किया। उसे देखकर बेबे ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, ये तो एक स्पिरिट है। मैजिक आना सच में कितनी अच्छी बात है ना? जेनकिंसन ने पूछा, क्या तुम भी मैजिक सीखना चाहती हो? बेबे ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाँ, बिल्कुल सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? लेकिन जेनकिंसन ने बेबे की तरफ देखा और थोड़े अफसोस के साथ कहा, नहीं, तुम्हारे अंदर मैजिक सीखने का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। बेबे ने एक गहरी सांस ली और मायूस होकर बोली, यार, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले तो एक प्रिंसेस होकर भी मुझे बचपन में किसी और से बदल दिया गया, और अब मैजिक सीखना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जेनकिंसन ने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, सच में तुम्हारी किस्मत काफी खराब है। उस नकली प्रिंसेस ने ना सिर्फ तुम्हारी जगह छीनी, बल्कि वो पैदाइशी मैजिकल पावर्स के साथ भी जन्मी है। ये सुनकर बेबे को जोर का झटका लगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसके पास मैजिकल पावर्स हैं? जेनकिंसन ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। हालांकि उसे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसका मैजिकल पोटेंशियल काफी हाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कड़वा सच सुनकर बेबे एकदम सुन्न होकर बुत बन गई। जब प्रिंसेस बेबे को पता चला कि उसके अंदर कोई मैजिक टैलेंट नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गई। तभी जेनकिंसन ने उसे समझाते हुए कहा, इतना उदास मत हो, तुम्हारे पास मैं हूं ना, और वैसे भी तुम उसकी बच्ची हो, तो मैं हमेशा तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सारी मैजिकल पावर्स तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस बेबे थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, उसकी बच्ची? वो कौन है? जेनकिंसन ने बस एक हल्की सी स्माइल दी, और ये तो एक सीक्रेट है। जेनकिंसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर प्रिंसेस बेबे थोड़ा चिढ़ गई और बोली, हर बात बस एक सीक्रेट है, तुम मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, अब से मैं भी तुम्हें अपना कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगी। फिर उसे अचानक कुछ याद आया तो उसने पूछा, वैसे शियोंग बाओ कह रहा था कि तुम रॉयल पैलेस के अंदर नहीं आ सकते, क्या ये सच है? जेनकिंसन ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ, पिछले एम्परर ने वहाँ एक बहुत ही पावरफुल सील लगा रखी है। अगर मैं उस सील को पार करके अंदर गया तो मेरी पूरी बॉडी पिघल जाएगी। तो सच कहूँ तो शियोंग बाओ ने तुम्हें जो बताया था, ये असलियत में उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। इसके बाद जेनकिंसन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही प्यार से पूछा, तो प्रिंसेस बेबेयाना, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? बेबे ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और पूरे जोश में बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनो, हमारा प्लान ये है, हम सबसे पहले मार्केट घूमेंगे, फिर वहां से टेम्पल जाएंगे और सबसे लास्ट में तुम्हारे घर चलेंगे, ठीक है ना? जेनकिंसन थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। बेबे ने आंखें बंद की और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बहुत तेज हवा का झोंका उसे उड़ा ले गया हो, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली,
वो एकदम शॉक रह गई। वो हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी। डर के मारे बेबे के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसे ऐसे हवा में घबराते हुए देखकर जेनकिंसन ने कहा, मैंने कहा था ना कि अपनी आंखें बंद ही रखना। बेबे ने डर के मारे उसे और भी कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, अरे तो मुझे क्या पता था कि तुम एकदम से इतना ऊपर उड़ने वाले हो। थोड़ी ही देर में वो दोनों फाइनली वापस जमीन पर आ गए। जमीन पर पैर रखते ही बेबे ने एक लंबी राहत की सांस ली और बोली, उफ, चलो, आखिरकार हम पहुंच ही गए। जेनकिंसन को उसकी ये हालत देखकर थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, सच में तुम्हारे और शियोंग बाओ के ये डरने वाले रिएक्शंस कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप होते हैं। ये सुनकर बेबे का चेहरा थोड़ी शर्मिंदगी से लाल हो गया, पर उसने झट से बात घुमाते हुए कहा, खैर वो सब छोड़ो, फाइनली आज से हमारे एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तभी अचानक जेनकिंसन एकदम सीरियस होकर बोला, पर एक प्रॉब्लम है। हमारे ये सिल्वर बाल भीड़ में लोगों का कुछ ज्यादा ही ध्यान खींच रहे हैं। जेनकिंसन ने कहा, हमें अपना लुक थोड़ा बदलना होगा। बेबे आना को भी तुरंत समझ आ गया, अरे हाँ, रॉयल पैलेस में तो सबके बाल सिल्वर कलर के हैं। मैं तो ये बात एकदम भूल ही गई थी। तभी जेनकिंस ने अपना मैजिक चलाया और उन दोनों के बालों का रंग बदलकर गोल्डन कर दिया। अपने बालों को देखते ही प्रिंसेस खुशी से चहक उठी, वाह, अब तो हम बिल्कुल बाप बेटी जैसे लग रहे हैं। बाप बेटी वाली बात सुनकर जेनकिंसन थोड़े सोच में डूब गया। फिर प्रिंसेस ने उससे पूछा, जेनकिंसन, क्या तुम्हारी अपनी कोई फैमिली नहीं है? काफी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, कोई नहीं है। यह सुनकर प्रिंसेस ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, तो फिर आज के पूरे दिन के लिए मैं तुम्हारी बेटी बन जाती हूँ। उसने जेनकिंसन को खींचते हुए बड़े लाड से कहा, पापा, चलिए ना, अब मार्केट घूमते हैं। यह सुनकर जेनकिंसन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने हाँ कह दिया। दूसरी तरफ रॉयल पैलेस का माहौल बहुत गर्म था। किंग गुस्से में अपनी पूरी नाइट्स की टीम पर चिल्ला रहे थे, मैंने तुम लोगों को कड़ी निगरानी रखने को कहा था, फिर भी वो असासिन अंदर कैसे से घुस आया। तभी एक नाइट ने आकर रिपोर्ट दी कि प्रिंसेस लिलियन पर हमला हुआ है। जैसे ही किंग ने उस नकली प्रिंसेस के घायल होने की खबर सुनी, वो तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंचे। लिलियन ने किंग को देखते ही अपने हाथ फैला दिए और रोते हुए उनके गले लग गई। किंग ने उसे सहारा दिया और फिक्र के साथ पूछा, लिली, तुम ठीक तो हो ना? लिलियन ने अपनी आवाज को और भी मासूम और डरा हुआ बनाते हुए कहा, फादर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि रेड वुल्फ नाइट्स ने उस असासिन को दबोच लिया था, लेकिन जब किंग की नजर उस पर पड़ी तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। उन्होंने लिलियन से सीरियस होकर पूछा, लिली, मुझे सच सच बताओ, जब तुमने उस असासिन को पहली बार देखा तो वो अंदर कहाँ से आया था? मेड ने घबराते हुए बीच में बोलने की कोशिश की, महाराज, जब वो असैसिन। चुप रहो, मुझे लिलियन के मुंह से खुद सुनना है। राजा ने उसकी बात को वहीं काट दिया और अपना सवाल पूछना जारी रखा, लिली, अपने डैड को बताओ, वो असैसिन अंदर कहाँ से घुसी? लिलियन ने बहुत ही हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो तो दरवाजे से ही अंदर आई थी। राजा ने फिर पूछा, तो क्या अंदर आते वक्त भी उसने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे? इस सवाल पर लिलियन बुरी तरह फंस गई और हकलाने लगी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी राजा ने एकदम से उसके कंधे कसकर पकड़े और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, लिली, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। ओ, वो बेचारी तो बुरी तरह डर गई और हड़बड़ाहट में बोली, हाँ हाँ, उसने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने थे। ये सुनते ही वहां खड़े नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। कोई ऐसे कपड़े पहनकर मेन गेट से कैसे आ सकता है, वो भी तब जब वहां इतने सारे गार्ड्स पहरा दे रहे हों। और तो और प्रिंसेस लिलियन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल चिल हैं।
उन्हें तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा, लेकिन राजा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, शायद हमारी लिलियन इतनी ज्यादा डर गई है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। फिर वो मुड़कर उस मेट से बोले, भला कोई असैसिन इतने आराम से मेन गेट से चौड़ में कैसे अंदर आ सकता है? क्यों, सही कहा ना मैंने? इसके बाद वो उस हमलावर के पास गए और पूछा, तो क्या यही वो असैसिन है? नाइट्स ने तुरंत जवाब दिया, हाँ महाराज, यही है। इसके तुरंत बाद राजा ने बटलर को ऑर्डर दिया कि वो प्रिंसेस लिलियन को फौरन वहां से ले जाए। मेड ने फिर से बीच में बोलते हुए कहा, मैं प्रिंसेस को ले जाती हूं ना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले राजा ने उसे बुरी तरह डपटते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहीं रुकने को कहा है, क्या तुम्हें मेरे ऑर्डर समझ नहीं आते? लिलियन, शायद उसे कुछ अजीब सा फील हो गया था। वो चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लीडबेल को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन बटलर ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे लिलियन को गोद में उठाकर वहां से ले गया। अगले ही पल राजा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और गुस्से में बोले, जिस किसी ने भी मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उनमें से किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। राजा का ये खौफनाक रूप देखकर वो असैसिन बुरी तरह घबरा गया। तभी मेड भी बीच में कूद पड़ी और हड़बड़ाहट में बोली, महाराज प्लीज थोड़ा रुकिए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा और सख्त लहजे में पूछा, अब तुम क्या कहना चाहती हो? मेड डरते हुए बोली, महाराज आपको कम से कम ये तो पूछ लेना चाहिए कि इस असैसिन के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। बिना कुछ जाने इसे सीधे खत्म कर देना क्या जल्दबाजी नहीं होगी? लेकिन राजा ने एकदम कोल्ड टोन में जवाब दिया, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए? या फिर सच ये है कि तुम उस मास्टरमाइंड का कोई ऐसा नाम सुनना चाहती हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? इतना कहते हुए राजा ने अपनी तलवार का रुख उस फेक प्रिंसेस की मेड की तरफ कर दिया। तुम तो हमेशा दिखावा करती हो कि तुम्हें लिलियन से बहुत प्यार है, और आज तुम एक ऐसे असैसिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो जो उसी की जान लेने आया था। इसका तो सीधा सा मतलब यही है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि ये असैसिन असल में लिलियन के लिए कोई खतरा है ही नहीं, है ना? ठीक उसी वक्त लिलियन अचानक से दौड़ती हुई वापस वहां आ गई। लीडबेल, तुम ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हो? लिलियन को वापस अपने सामने देखकर राजा थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूछा, लिली, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन लिलियन ने जिद करते हुए कहा, नहीं, हमारी बात हुई थी ना, लिली को यहीं रुकना होगा। ये सुनते ही राजा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि लिलियन के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। दासी ने घबराते हुए कुछ कहना चाहा, महाराज वो जो हत्यारा है, लेकिन उसकी बात बीच में ही काटते हुए राजा दहाड़ा, चुप रहो, मुझे लिली के मुंह से सब सुनना है। राजा ने लिलियन की तरफ देखते हुए फिर से वही सवाल किया, लिली, अपने पिता को सच सच बताओ, वो हत्यारा आखिर कहाँ से अंदर आया था? लिलियन ने बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो तो सीधे दरवाजे से ही अंदर आई थी। राजा ने फौरन एक और सवाल दागा, तो क्या जब वो अंदर आई तब भी उसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे? ये सुनते ही लिलियन के पसीने छूट गए और वो हकबका कर रह गई। तभी राजा ने अचानक उसके कंधे पकड़ लिए और जोर से बोला, लिली, मेरी आंखों में देखो और जवाब दो। बेचारी लिलियन बुरी तरह डर गई और कांपते हुए बोली, हाँ, उसने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। वहां खड़े नाइट्स आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। भाई, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कोई भी ऐसे अजीब कपड़ों में मेन गेट से अंदर कैसे आ सकता है? बाहर इतने गार्ड्स क्या सो रहे थे? और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रिंसेस लिलियन इतनी शांत कैसे है? उसे तो डर ही नहीं लग रहा। पर राजा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं लिलियन,
शायद तुम इस हादसे से बहुत ज्यादा डर गई हो, इसलिए याद नहीं आ पा रहा। फिर राजा ने दासी की तरफ देखते हुए ताना मारा, भला कोई हत्यारा इतने ठाठ से मेन गेट से अंदर कैसे आ सकता है ना? इसके बाद राजा सीधा उस हत्यारे के पास गया और नाइट्स से कंफर्म किया। तो यही है वो हत्यारी? नाइट्स ने कहा। जी महाराज। फिर राजा ने बटलर को हुक्म दिया कि लिलियन को यहाँ से ले जाए। दासी ने बीच में टपकते हुए कहा, महाराज मैं ले जाती हूँ। राजा ने उसे वहीं झाड़ दिया। मैंने तुम्हें यहीं रुकने को कहा है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? लिलियन घबराते हुए तुतलाने लगी। वो किसी के साथ कोई बात तय नहीं हुई थी। राजा ने झुककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, चलो बताओ, इस हत्यारे के साथ क्या करना चाहिए? लिलियन की नजरें इधर उधर भटक रही थीं। वो राजा से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो डरी हुई तो थी, पर किसी की जान जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए धीरे से बोली, पापा प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। राजा ने बड़े प्यार से उसका चेहरा सहलाया और ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला है, तुम्हारी हर जिद और नखरे देखे हैं, लेकिन ये जो बात तुम अभी कह रही हो ना, ये तुम्हारी अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं है। तभी राजा ने लिलियन के कंधे पकड़े, उसे दूसरी तरफ घुमाया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। अगले ही पल लिडबेल की चीख निकल गई, क्योंकि राजा ने उस हत्यारे का काम तमाम कर दिया था। राजा ने फिर गुस्से भरी नजरों से लिडबेल की तरफ देखा और गरजा, लिडबेल, क्या इस बच्चे ने ये सब तुम्हारे कहने पर किया? क्या बेबेयाना पर हमला करवाने वाली भी तुम ही थी? लिडबेल वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। वो मन ही मन सोचने लगी, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे लिली की बात नहीं माननी चाहिए थी। उसने कहा था कि अगर कोई नकली हमला होगा तो महाराज उसे देखकर पिघल जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, बस आज की रात कट जाए, फिर मैं लिली को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन राजा उन्हें भागने का कोई मौका नहीं देने वाला था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा।